हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट एनसीईआरटी के विज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें आज 50 क्वेश्चंस रहेंगे और बायोलॉजी के ये क्वेश्चंस रहेंगे। साथियों, बहुत ही इंपोर्टेंट जो आपके टॉपिक में है, उन्हीं टॉपिकों को मिलाकर ये सीरीज आपके लिए चला रहे हैं और बिल्कुल एनसीईआरटी ओरिएंटेड एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं लिया है। जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में है, बिल्कुल वही टॉपिक्स को कवर किया है। बिना देरी किए हुए क्लास शुरू करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। क्लास पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अवयव रक्त में नहीं पाया जाता है? बताइए, इनमें से कौन सा अवयव है जो भाई रक्त में नहीं पाया जाता है? देखिए, रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा ये तीनों पाया जाता है, लेकिन प्लासेंटा ये नहीं पाया जाता। साथियों, प्लासेंटा तो साथियों देखिए, जब भ्रूण में बच्चे का विकास होता है तो उस भ्रूण को जो है ना, जो पोषक तत्व भोजन वगैरह मिलता है वो प्लेसेंटा से मिलता है। ये तो साथियों रक्त में नहीं पाया जाता है ना, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेसेंटा। ठीक है। डॉक्टर द्वारा स्फिग्नोमेनोमीटर से क्या जांचा जाता है? देखिए, स्फिग्नोमेनोमीटर से किसकी जांच की जाती है, यही पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रक्त दबाव यानी ब्लड प्रेशर को मापा जाता है इस यंत्र से, स्फिग्नोमेनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन थे? भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन थे? तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? साथियों, विलियम हार्वे ने की थी। तो विलियम हार्वे करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखना, जिन्होंने परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपके सिलेबस वाले एग्जाम ओरिएंटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चन। परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रक्त का अध्ययन नहीं पूछा है, परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं ये पूछा जा रहा है। याद रखना, परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन है उसको भाई एंजियोलॉजी कहा जाता है, एंजियोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, एंजियोलॉजी, जिसमें परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है। बताइए, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? रक्त का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है? ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऑन्कोलॉजी नहीं, ऑन्कोलॉजी ये तो कैंसर के अध्ययन से संबंधित है। सिस्मोलॉजी ये बीजों के अध्ययन से संबंधित है। यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन होता है, रक्त का स्टडी होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? भाई हम जो प्रोटीन, जो भी खाद्य पदार्थों से जो प्रोटीन हम तक पहुँचता है, उसका पाचन कहाँ से शुरू होता है? याद रखना, प्रोटीन का पाचन जो है ना, ये पेट यानी आमाशय से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मुख मत बताना। कार्बोहाइड्रेट जो है ना, स्टार्च का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन प्रोटीन का जो पाचन है ना साथियों, प्रोटीन का पाचन ये आमाशय से ही शुरू होता है, याद रखना। चलिए आगे देखिए, जल का अवशोषण कौन से भाग में होता है? आप देखिए, जो भोजन हम करते हैं ना, तो उस भोजन का जो अवशोषण होता है वो तो आपका छोटी आंत में होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण। ठीक है, लेकिन ये जल तो पचता नहीं है ना। देखिए, जल की अगर बात करें, मतलब कि ये जल जो है ये हमारे बॉडी को तो सारा पानी तो निकल जाएगा अगर साथियों मलत्याग के माध्यम से, तो फिर मनुष्य बहुत बीमार हो जाएगा ना, उसके फिर जीवित रह के ही क्या फ़ायदा। क्योंकि आपको पता है कि जल हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर के अंगों के लिए कितना आवश्यक है। तो ये जो जल है ना साथियों, ये बड़ी आंत, इसका संशोषण बड़ी आंत में होता है, अवशोषण बड़ी आंत में होता है, बृहदांत्र जिसको बोलते हैं हिंदी में। एनसीईआरटी में बड़ी आंत को बृहदांत्र कहा गया है और छोटी आंत को शुद्रांत्र, याद रखना। तो जल का अवशोषण कौन से भाग में होता है? बड़ी आंत में। कभी भी छोटी आंत में जल का अवशोषण नहीं होता है, ये बात याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? भाई देखिए, क्रोमोसोम की खोज किसने की थी ये पूछा जा रहा है। तो गुणसूत्रों की खोज की थी वाल्डियर ने, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है, कौन से कोशिकांग में श्वसन एवं ऊर्जा से संबंधित रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं? देखिए, क्लास जो है आपको बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं साथियों, और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवा रहे हैं। बताइए, कौन से कोशिकांग में श्वसन एवं ऊर्जा से संबंधित रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं?
सिंपल सा क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कॉन्ड्रिया में एटीपी का भी निर्माण होता है, ठीक है, जो ऊर्जा के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है पादप कोशिका का कोशिका द्रव्य किससे घिरा रहता है, बताइए। देखिए पादप कोशिका का जो कोशिका द्रव्य होता है ना, साइटोप्लाज्म, ये भाई किससे घिरा रहता है, तो कोशिका भित्ति व कोशिका झिल्ली, इन दोनों से ही। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला कोशिका द्रव्य व केंद्रिका द्रव्य मिलकर क्या कहलाते हैं, बताइए। कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य मिलकर क्या कहलाते हैं, तो इसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, यानी जीव द्रव्य, ठीक है। आगे देखिए, कोशिका का सबसे बड़ा व सबसे छोटा कोशिकांग क्रमशः कौन सा है। देखिए कोशिका का सबसे बड़ा जो कोशिकांग होता है वो तो केंद्रक होता है, और सबसे छोटा जो होता है वो राइबोसोम होता है। तो यहाँ करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक और सबसे छोटा राइबोसोम। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक झिल्ली रहित कोशिकाएं क्या कहलाती है, बताइए। इनमें से कौन सी कोशिकाएं हैं जिसमें केंद्रक झिल्ली होती है। तो केंद्रक झिल्ली रहित जो कोशिकाएं होती है वो कौन सी कोशिकाएं होती हैं, याद रखिए करेक्ट आएगा प्रोकैरियोटिक, है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, मतलब कि केंद्रक झिल्ली रहित, रहित का मतलब है जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो भाई याद रखना, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है ना साथियों, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मेनिंजेस। देखिए मेनिंजेज आवरण में पाई जाने वाली 3 परतों के नाम क्या है। मेनिंजेज आवरण में पाई जाने वाली जो 3 परत होती हैं उनमें से एक आपका होता है ड्यूरामीटर, एक होता है अरेक्नाइड और एक होता है पायामीटर, याद रखना। ये मेनिंजिस या मेनिंजेज आवरण में पाए जाने वाले 3 परत हैं, तो उपयुक्त तीनों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। प्रमस्तिष्क का प्रत्येक गोलार्ध कितने लॉब में विभक्त होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। प्रमस्तिष्क का जो प्रत्येक गोलार्ध है ये कितने लॉब में विभक्त होता है, याद रखना 4 लॉब में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा 4 लॉब, ठीक है। उन चारों लॉबों के नाम मैं बता देता हूँ, एक होता है ललाट, एक होता है पाशविका, एक होता है टेम्पोरल और एक होता है पश्च कपाल, याद रखना। ये 4 लोब विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं साथियों, ठीक है। मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, तो देखिए मस्तिष्क को साथियों फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन 3 भागों में बांटा गया है, यानी ये उपयुक्त तीनों करेक्ट होगा। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, याद रखना। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, इन 3 भागों में मस्तिष्क को बांटा गया है। निम्न में से किसे, देखिए मेटेनसिफेलॉन भी कहा जाता है, बताइए। इनमें से किसे मेटेनसिफेलॉन के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखना सेरिब्रम नहीं सेरेबेलम को। सेरेबेलम करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत कौन से भाग आते हैं, अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत कौन से भाग आते हैं ये पूछा जा रहा है। देखिए अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत एक तो आपका सेरेब्रम आता है यानी प्रमस्तिष्क आता है, और डाइसेफिलॉन आता है, यानी बी और सी दोनों ही करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों ही अग्र मस्तिष्क के भाग हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, हमारे भोजन में हमारे शरीर के लिए सबसे जरूरी सूक्ष्म भाग कौन सा होता है, बताइए। हमारे भोजन में हमारे शरीर के लिए सबसे जरूरी सूक्ष्म भाग कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट होगा क्या, नहीं। कार्बोहाइड्रेट तो हम भोजन चावल रोटी के रूप में यानी अधिक मात्रा में ये चाहिए। सूक्ष्म भाग यानी छोटे भाग में क्या चाहिए, हमें विटामिन चाहिए। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का रक्तचाप किस रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। देखिए किसी भी व्यक्ति का जो रक्तचाप मापा जाता है वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ही रूप में जो है ना, ये दोनों ही रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, यानी सिर्फ सिस्टोलिक सिर्फ डायस्टोलिक नहीं, दोनों ही होगा, उपयुक्त दोनों, याद रखना। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों में ही। देखिए एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80, यही होता है ना आपका। तो ये ऊपर वाला जो होता है ये सिस्टोलिक होता है और नीचे वाला जो होता है ये डायस्टोलिक होता है, याद रखना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आ भी गया कि 120/80 में ऊपर की संख्या क्या दर्शाती है, तो ये सिस्टोलिक को दर्शाती है, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स किस रूप में संचित रहता है। भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, ये ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, याद रखना, ग्लाइकोजन के रूप में।
प्रोटीन से हमारे शरीर को क्या मिलता है? साथियों, प्रोटीन से हमारे शरीर को मुख्य रूप से नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है यहाँ ऑप्शन के अनुसार। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर नाइट्रोजन होगा, याद रखना। आगे देखिएगा, हमारा शरीर जंक फूड खाने से मोटा हो जाता है, इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है? देखते हो ना, जंक फूड खाने से जो है ना हमारा शरीर मोटा हो जाता है क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में वसा होती है, फैट्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। श्वसनी शोथ रोग किस अंग से संबंधित है? तो ये जो श्वसनी शोथ रोग है ना साथियों, याद रखना, ये श्वसन तंत्र का ही एक भाग है, ब्रोंची, ठीक है, या ब्रोंचाई। ये ब्रोंची जो है ना इसी अंग को ये प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। श्वसन तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या होता है बताइए? देखिए, श्वसन तंत्र जो होता है इसका प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो भाई शरीर में ऑक्सीजन को ले जाना, हमारे शरीर में ऑक्सीजन ले जाना, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, श्वास को नियंत्रित करने वाली मांसपेशी कौन सी है बताइए? श्वास को नियंत्रित करने वाली जो मांसपेशी है वो इनमें से कौन सी है? तो साथियों करेक्ट आंसर होगा डायाफ्राम। डायाफ्राम का नाम आपने सुना होगा, ये हमारे श्वास को, जो हम सांस लेते हैं, इसको नियंत्रित करने वाली मांसपेशी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्वास नाली का अंतिम भाग क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। जो श्वास नली होता है ना उसका अंतिम भाग क्या कहलाता है? याद रखना, श्वास नली का अंतिम भाग वायुकोश कहलाता है साथियों, वायुकोश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा श्वसन तंत्र का अंग नहीं है? ब्रोंकाई मैंने अभी आपको बताया, लंग्स, ट्रेकिया, ये सभी श्वसन अंग का तो साथियों श्वसन तंत्र का ही अंग है, लेकिन हार्ट जो है ना, हार्ट जो है ये श्वसन तंत्र का अंग नहीं बल्कि परिसंचरण तंत्र का अंग है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, हार्ट। आरएनए से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? देखिए, ए में लिखा है यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है, बिल्कुल। इसकी संरचना एकल कुंडलित होती है, बिल्कुल सही है। यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों सही है, याद रखना। कोई भी कथन जो है ना, तीनों कथन सत्य है, यहाँ कोई गलत नहीं है। मेंडल ने संकरण के प्रयोग कब किए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडल कहाँ के थे अगर आपसे पूछे तो ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, दो अलग अलग देश हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। तो ऑस्ट्रिया, न कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया है ना। तो ये पूछा जाता है, याद रखना, कि मेंडल कहाँ के थे, तो ऑस्ट्रिया के। मेंडल ने संकरण के प्रयोग कब किए थे? तो 1856 से 1863 के बीच में, याद रखना। गुणसूत्र की संरचना में कौन शामिल होते हैं? देखिए, गुणसूत्र की संरचना में डीएनए भी शामिल होता है, आरएनए भी शामिल होता है और हिस्टोन भी शामिल होता है। ऑप्शन नंबर डी, डीएनए, आरएनए और हिस्टोन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोग में ये जो कैपिटल टी है ये क्या दर्शाता है? देखिए, मेंडल के प्रयोग में कैपिटल टी ये लंबाई को दर्शाता है, मुख्य तौर पे लंबाई के अलावा ये प्रभावी लक्षण को भी दर्शाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी, ए व सी दोनों ही सही है, लंबाई और प्रभावी लक्षण को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नए जीव उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए, नए जीव उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है? याद रखना साथियों, जनन कहलाती है भाई, जनन। ऑप्शन नंबर बी। मेंडल द्वारा चयनित मटर के पौधे का कौन सा लक्षण आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए नहीं चुना गया? देखिए, मेंडल द्वारा चयनित मटर के पौधे का कौन सा लक्षण है जो आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए नहीं चुना गया था? फली का रंग तो चुना गया था, बीज का रंग भी चुना गया था, फूल का रंग भी चुना गया था, तने का रंग इसमें नहीं चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, तने का रंग। जीन कोष क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीन कोष क्या होता है? तो जीन कोष एक क्रोमोसोम में कुल कितने जीन होते हैं उसको जीन कोष कहा जाता है। एक क्रोमोसोम में कुल कितने जीन हैं उसी को जीन कोष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला, जीन कहाँ पाए जाते हैं? बताइए, जीन कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, जीन के बारे में पूछा जा रहा है, जीन कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में। कोशिका विभाजन के समय केंद्रक के अंदर दृश्यमान डीएनए जो होता है वो कौन सा होता है? याद रखना भाई, कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन के समय केंद्रक के अंदर जो दृश्यमान डीएनए होता है वो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र, डीएनए का गुणसूत्र रूप। अगला, मेंडल ने अपने संकरण प्रयोग किस पर किए थे? अब देखिए, मेंडल ने अपने संकरण प्रयोग किया था मटर के पौधे पर। यहाँ ऑप्शन में तो मटर नहीं है, ये तो गड़बड़ हो गई। तो फिर क्या करोगे भाई? मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम होता है पायसम सटाइवम, तो यही आपको आंसर करना है।
देखो जानते हुए भी गलत कर दोगे अगर आपको मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम नहीं पता होगा तो। ये मटर के पौधे का ही साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम, याद रखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कपाल तंत्रिका के प्रकार कौन से होते हैं? देखिए कपाल तंत्रिका जो होती है 12 जोड़ी पाई जाती है, कल मैंने आपको बताया था। और कपाल तंत्रिका संवेदी तंत्रिका, प्रेरक तंत्रिका और मिश्रित तंत्रिका उपयुक्त तीनों प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्न में से किसमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है? देखिए तंत्रिका तंत्र जोंक, घोंघा, टेपवर्म इन तीनों में पाया जाता है, लेकिन अमीबा में नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अमीबा। अगला क्वेश्चन है कार्पस कैलोसम मानव शरीर के किस अंग का एक महत्वपूर्ण भाग है? तो भाई कार्पस कैलोसम जो है ना, यह मानव शरीर के किस अंग का एक महत्वपूर्ण भाग है? याद रखिएगा मस्तिष्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अन्य तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट के साथ समाप्त होने वाले एक अक्ष तंतु के बीच के जोड़ को क्या कहते हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी अन्य तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट के साथ समाप्त होने वाले एक अक्ष तंतु के बीच के जोड़ को क्या कहते हैं? याद रखना अंतग्रथन कहते हैं, अंतग्रथन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। गुर्दे की निस्पंद इकाई क्या होती है? देखिए गुर्दे की निस्पंद इकाई कौन सी होती है? तो याद रखना नेफ्रॉन। नेफ्रॉन करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का एक भाग है? देखिए तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का एक भाग है? तो भाई ये तंत्रिका तंत्र का भाग है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, तंत्रिका तंत्र का। बेगस कपाल तंत्रिका किस प्रकार की है? ये बेगस एक प्रकार की कपाल तंत्रिका है, आपको बताना है किस प्रकार की है। तो बेगस कपाल तंत्रिका ये सबसे लंबी कपाल तंत्रिका है, याद रखना सबसे लंबी कपाल तंत्रिका। ठीक है, अगला स्पाइनल कॉर्ड यानी कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो स्पाइनल कॉर्ड से कुल 31 जोड़ी यानी 62 तंत्रिकाएं निकलती हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 31 जोड़ी। निम्न में से कौन नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है? देखिए नेफ्रॉन का हिस्सा वृक्कीय नलिका, वृक्क कनिका, बोमेन कैप्सूल ये सभी नेफ्रॉन का हिस्सा है, लेकिन हिलम जो है ना ये नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, हिलम। बताइए न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूरॉन का वह कौन सा भाग है जिससे सूचना प्राप्त होती है? तो याद रखना डेंड्राइट से। डेंड्राइट करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। रीढ़ की हड्डी में पाई जाने वाले स्टार के आकार की कोशिकाएं कौन सी होती है? देखिए रीढ़ की हड्डी में पाई जाने वाली जो स्टार के आकार की कोशिकाएं होती हैं वो होती है एस्ट्रोग्लिया, याद रखना एस्ट्रोग्लिया है ना, एस्ट्रोग्लिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रीढ़ की हड्डी में पाई जाने वाली स्टार के आकार की कोशिकाएं कौन सी है? एस्ट्रोग्लिया, याद रखना। एक क्वेश्चन होमवर्क का है, आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कि तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, जीनॉन या इनमें से कोई नहीं? चलिए सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है। साथ ही में बताइएगा ये क्लास कैसा था, क्वेश्चंस कैसे थे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।